Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zahra Zahar. Welcome you all in today's lecture. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो मेजर पार्ट्स है हमने सब उसके बारे में डिस्कस की हैं। आज हम जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में। लेट्स फर्स्टली move toward the content of our today's lecture, that is definition of clinical psychologist, major aspect, successful clinical psychologist, major characteristic of clinical psychologist and ethics by ACA। तो आज का ये हमारा कंटेंट है जो इस वीडियो के एंड तक, इस लेक्चर के एंड तक हम इन्हें ओवरऑल कवर करेंगे। सो फर्स्टली जो हमारा जो टॉपिक जो मेजर टॉपिक है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर हम इसको ऐसे ही डिफ़ाइन रेंडमली से हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के ब्रांच में काम करता हो, उसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जो एक The proper definition is the mental health professional with highly specialized training in diagnosis and treatment of mental illnesses। यानी ये एक ऐसे प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जिन्हें ट्रेन किया जाता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेसेस के लिए। ओके यहाँ पे हमें दो जो मेजर एस्पेक्ट जो दो मेन पॉइंट बताया गया है वो है डायग्नोसिस, इस डेफिनेशन में जो डिफाइन हुआ है वो है डायग्नोसिस, एंड सेकंड है ट्रीटमेंट। व्हाट इज डायग्नोसिस? डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट डेटा टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ सिम्टम्स। डायग्नोसिस दरअसल में ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं नेचर ऑफ डिसऑर्डर्स को, किसके तहत इसके सिम्टम्स के, इसके मेडिकल रिकॉर्ड्स या फिर अदर रिकॉर्ड्स जो फैमिली हिस्ट्री रिकॉर्ड लेते हैं उनके तहत, इन्वेस्टिगेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के तहत हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ डिसऑर्डर्स को हम स्टडी करते हैं, उसे आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करते हैं। डायग्नोस के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ये होता है कि जब हम डायग्नोस करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन, हम जब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिकॉर्ड्स के तहत हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे DSM, जो हमारे पास एक बुक है DSM जो अभी न्यू आया है TR, DSM-5 TR के तहत हम उसे कैटेगराइज करेंगे, उसकी कैटेगरी को फाइंड आउट करेंगे और इसी कैटेगरी के बिहाफ पे हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। उसके लिए हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या साइकोलॉजिकल थेरेपी प्लान करते हैं कि इस थेरेपी, इस ट्रीटमेंट के बिहाफ पे हम इस मेंटल इलनेस को हम डील कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट स्लाइड, सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट। यानी दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को एक सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट बना सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिपोर्ट बिल्डिंग एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। हम इसे मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं कि अगर साइकोलॉजिस्ट में ये दो चीज़ें हो, अगर इनमें ये दो करेक्टरिस्टिक, दो खसूसियात या फिर ये दो एबिलिटी हो तो वो एक सक्सेसफुल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिपोर्ट बिल्डिंग। रिपोर्ट बिल्डिंग ये एक रिलेशनशिप है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान। जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान एक ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टफुल जो रिलेशनशिप होता है हम इसे रिपोर्ट बिल्डिंग कहते हैं। किसी भी थेरेपी के लिए, किसी भी क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए रिपोर्ट बिल्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लाइंट फ्री होके अपनी तमाम बातें अपनी थेरेपिस्ट के साथ या फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ अगर वो डिस्कस ना कर पाए तो साइकोलॉजिस्ट इनके लिए कोई भी ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई भी क्लाइंट अपने किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइकोलॉजिस्ट का मेजर जो काम होता है वो रिपोर्ट बिल्डिंग पे होता है, यानी एक ऐसे ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टफुल रिलेशनशिप का बिल्ड करना क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान, ताकि क्लाइंट फ्री होके अपनी जो सब बातें इस थेरेपिस्ट के साथ वो डिस्कस कर पाए। एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी राजदारी, जहाँ हम आम ज़बान में इसे राजदारी कहते हैं। यानी क्लाइंट जो भी बातें, जो इवन दे अननेसेसरी बातें भी अगर वो अपने थेरेपिस्ट के साथ अपने बारे में कर रहे हैं तो ये थेरेपिस्ट की ड्यूटी है कि उसे एक
कि उसे राज ही रखे। ऐसा ना हो कि वो जाके बाहर किसी और से इस केस के बारे में डिस्कस करे। इससे क्या होगा कि उनके दरमियान जो रिपोर्ट बिल्डिंग हुआ, अगर उस क्लाइंट को पता चल जाए कि ये मेरी बातें, ये मेरी पर्सनल जो चीज़ें मैं इस थेरेपिस्ट के साथ शेयर करती हूँ या करता हूँ, ये किसी और के साथ डिस्कस करता है, तो क्या होगा कि इसका जो ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा और हो सकता है कि क्लाइंट दोबारा इसके पास ही ना आए। इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है और ये एक एथिकल कोड भी है जो APA ने हमें दी है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिस्ट, यानी बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इनमें ऐसी कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए जो इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। पहला जो खसूसियात होना चाहिए वो है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी द साइकोलॉजिस्ट मस्ट हैव अ कंट्रोल एंड स्टेबल इमोशन टू डील विद देयर क्लाइंट्स। इट डजंट मैटर दैट इन विच मैनर द क्लाइंट बिहेव। साइकोलॉजिस्ट को सिर्फ अपने आप पर फोकस होना चाहिए कि वो अपने इमोशन को स्टेबल कर पाए, अपने इमोशन को जो डिफरेंट इमोशन आ रहे हैं वो उसे इजीली कंट्रोल कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट कहीं भी जगह पे एग्रेसिव हो रहा हो तो वहाँ पे करेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिस्ट ये होना चाहिए कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले, ये नहीं कि वो भी अपने क्लाइंट के साथ एग्रेसिव हो जाए। वट आई बिलीव दैट के साइकोलॉजिस्ट को इमोशनलेस होना चाहिए। जब वो किसी भी क्लाइंट के साथ डील कर रहा हो तो वो इमोशनलेस होना चाहिए, ताकि क्लाइंट जिस भी तरह से बिहेव करना चाह रहा हो, जिस भी तरह से वो अपने थेरेपिस्ट को दिखाना चाह रहा हो, वो इजीली दिखा सके। सेकेंड वन इज सेंस ऑफ पर्सनल एथिक्स। फिर वही आएगा कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, कि राजदारी के बारे में, कि एक साइकोलॉजिस्ट को ये सेंस होना चाहिए एक पर्सनल एथिक्स के, चाहे वो अपने हो या फिर क्लाइंट के हो, उन्हें सेंस होना चाहिए कि इन चीज़ों को मुझे राज ही रखना है, मैं किसी और के साथ इन सब चीज़ों को शेयर ना करूँ या फिर इसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक ना करूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ पर्सनल एथिक्स ये भी होता है कि इसके रिजल्ट में फिर कोई बाइसनेस नहीं होना चाहिए, यानी थेरेपिस्ट के तरफ से कोई भी बाइसनेस ना हो। द थर्ड वन इज़ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यानी बातचीत। साइकोलॉजिस्ट में ये खसूसियत होना चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ बिल्ड कर सके। इस कम्युनिकेशन के तहत वो क्या करते हैं, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जिसके बिहाफ से वो फर्दर उनके स्टेप्स इजीली कर पाते हैं। द फोर्थ वन इज़ ओपन माइंडनेस। बहुत बार साइकोलॉजिस्ट के साथ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं उनमें कि एक अजीबोगरीब बिहेवियर के साथ या फिर अजीबोगरीब प्रॉब्लम के साथ क्लाइंट इनके पास आते हैं। तो इनमें ये करेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो उसी अजीबोगरीब प्रॉब्लम, सिचुएशन या फिर बिहेवियर को डील करने के लिए वो डिफरेंट और टेक्निक्स वो लर्न करे, वो एक्सेप्ट करे न्यू आइडियाज़ को। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कहीं और से ट्रेनिंग ले ले, ताकि आसानी से उस प्रॉब्लम को, उस बिहेवियर को, उस क्लाइंट को वो डील कर सके। द लास्ट वन इज़ पेशेंट एंड स्टीडफास्टनेस। थेरेपिस्ट में ये खसूसियात होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाए। उन्हें ये मालूम हो कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर उनके प्रॉब्लम सेम है, अगर उनके डिसऑर्डर सेम है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उन पे एक ही टेक्निक इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि इन डेप्थ स्टडी, उसके हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड को इन डेप्थ स्टडी करके उसके सर्कमस्टेंसेस और कॉन्सिक्वेंसेस या फिर कॉजेज़ के बिहाफ पे उसके लिए टेक्निक निकाल सके। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज कंटेंट इज़ एथिक्स बाय ACA। यहाँ पे हम APA और ACA को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, इनके नाम बहुत ज़्यादा आते हैं। APA दरअसल में इट स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वेयर ACA स्टैंड फॉर अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ने अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स दी है। द फर्स्ट वन इज़ काउंसलिंग रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे क्या है कि थेरेपिस्ट को एक
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को एज ए प्रोफेशनल अपने क्लाइंट के साथ डील करना चाहिए। इस प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा इस क्लाइंट और थेरेपिस्ट में कोई और रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी राजदारी को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। काउंसलिंग के आप जिस भी चीज़ के बारे में आप बात कर ली, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, जिस भी रूल के बारे में आप बात कर ली, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा आता है और इस पे बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जाता है, ताकि ये हो कि ये कोड ऑफ एथिक्स है, यानी नो वन हैज़ द राइट टू लीक द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट। सिर्फ कुछ ऐसे रूल्स है जहाँ पे क्या होता है कि आप उसके पर्सनल इन्फो को लीक कर सकते हैं, कि वो भी प्रोफेशनल के साथ। लाइक सपोज़ अगर चाइल्ड एब्यूज़ का कोई इशू आता है या कोई और इशू जिसे आप कोर्ट में जाके आपको गवाही देना हो, तो वहाँ पे आप उसके इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, या चाइल्ड के रिलेटेड आप उसके इंफॉर्मेशन को उसके पेरेंट के साथ लीक कर सकते हैं। सिर्फ इन चंद सूरतों में पॉसिबल है, बाकी किसी भी और सूरत में आप किसी भी क्लाइंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते। द फोर्थ कोड ऑफ एथिक्स बाय ACA इज़ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब कोई भी साइकोलॉजिस्ट, कोई भी थेरेपिस्ट, कोई भी काउंसलर एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा है, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ओपन एंड ऑनेस्ट मैनर में अपने क्लाइंट के साथ बिहेव करे, उनके साथ डील करे। उनकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो अपने क्लाइंट को प्रमोट करे, उन्हें मोटिवेट करे, उनके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट क्वालिटीज़ लाए कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो अपनी सेल्फ केयर बल्कि अपना भी ख्याल रखे। ऐसा ना हो कि क्लाइंट के साथ डील करते करते वो रिस्क ऑफ बर्नआउट पे आ जाए। एंड द लास्ट कोड ऑफ एथिक इज ट्रेनिंग काउंसलर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रेनिंग पे जाए, वो प्रैक्टिस करे। सो आवर कंटेंट हैज़ बीन एंडेड. Hope so that today's lecture was understandable for everyone. Thank you so much for your precious time.